Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of rights of surety under section 140 to 147 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Rights of surety under contract of guarantee. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन पार्टीज हैं. कौन कौन सी? नंबर 1 इज द क्रेडिटर, सेकंड प्रिंसिपल डेटर एंड द थर्ड वन इज श्योरिटी. ये तीनों आपस में को रिलेटिव हैं. आज हमने डिस्कस करना है कि श्योरिटी के राइट्स क्या हैं. जनरली लॉ के अंडर हमें ये पता है कि द राइट्स ऑफ वन पर्सन इज द ड्यूटी ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि एक बंदे के जो हकूक हैं वो बाकी सबके फ़राइज़ हैं, यानी कि उस हकूक को उसे देना, उसके हकूक को पूरा करना ये दूसरे बंदे की ड्यूटी है. यहाँ राइट्स किसके डिस्कस हो रहे हैं? यहाँ श्योरिटी के राइट्स डिस्कस हो रहे हैं. तो ड्यूटीज़ किसकी आ गई? ड्यूटीज़ प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर की आ गई, यानी द राइट्स ऑफ श्योरिटी इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर श्योरिटीज़ के पास तीन लोगों की तरफ राइट्स हैं. तीन तरह के राइट्स उसको मिले हैं तीन लोगों की तरफ. सबसे पहला आता है द राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर पीडी. सेकंड आ जाता है द राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर एंड द थर्ड वन एंड लास्ट इज राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज़. ये तीनों राइट्स हैं श्योरिटी के. पहला प्रिंसिपल डेटर की तरफ, फिर क्रेडिटर की तरफ और फिर को श्योरिटीज़ की तरफ. अब पहला है प्रिंसिपल डेटर. तो प्रिंसिपल डेटर के पास दो तरह के राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट दो तरह के राइट्स हैं. सबसे पहला द राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड द सेकेंड वन इज द राइट ऑफ इंडेमनिटी. सब्रोगेशन अंडर सेक्शन 140 and the right of indemnity under section 145 of Contract Act 1872. सेकेंड आते हैं राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर. अब क्रेडिटर की तरफ कौन से राइट्स हैं? क्रेडिटर के पास राइट्स हैं राइट्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जो कि सेक्शन 141 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्लेन हुए हैं. थर्ड राइट्स हमने डिस्कस किए को श्योरिटीज के अगेंस्ट. को श्योरिटीज के अगेंस्ट श्योरिटी के क्या राइट्स हैं? द राइट्स टू कंट्रीब्यूशन, कि वो कंट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हैं, जो कि हमारे पास सेक्शन 146 और सेक्शन 147 में एक्सप्लेन हुए हैं. अब ये तीन तरह के राइट्स हैं. इन तीनों राइट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, कि श्योरिटी के प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं. तो जो हमने बात की, सबसे पहला राइट आता है राइट ऑफ सब्रोगेशन, जो कि सेक्शन 140 में एक्सप्लेन किया गया है. अब ये जो वर्ड है सब्रोगेशन, अब आप सोच रहे होंगे इस सब्रोगेशन का क्या मीनिंग है. सो दिस सब्रोगेशन एक्चुअली मीन्स सब्सटीट्यूशन. इसको हम सब्सटीट्यूट एज अ सब्सटीट्यूट ले रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ जो मुतबादिल है, ऑल्टरनेटिव है, सब्सटीट्यूट है. अब यहाँ ये किस तरह से सब्सटीट्यूट आएगा? अगर हम सेक्शन 140 को डिस्कस करें तो सेक्शन 140 में ये बात की गई है वेयर अ गारंटीड डेट हैज़ बिकम ड्यू. ये सेक्शन की लैंग्वेज क्या कह रही है? और डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज़ टेकन प्लेस. अब यहाँ गारंटीड डेथ का क्या मतलब है? जिस चीज़ के लिए, जिस कर्ज के लिए गारंटी दी गई थी, यानी कि जिसके लिए श्योरिटी को हायर किया गया था और गारंटी डेट ड्यू है, इसका क्या मतलब है? वो अनपेड है, वो अभी तक पे नहीं किया. या फिर दूसरी बात क्या है? डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर
टू परफॉर्म अ गारंटी ड्यूटी, यानी कि प्रिंसिपल डेटर ने इस गारंटी डेट को पे नहीं किया, उसके बिहाफ पे डिफॉल्ट हुआ है, प्रिंसिपल डेटर अनएबल है टू पे दैट गारंटी डेट। अब जब वो डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर कौन पे करेगा? श्योरिटी विल पे दैट डेट। श्योरिटी लायबल है क्योंकि उसको इसी चीज के लिए अपॉइंट किया गया था कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दे सकता तो आप उसके बिहाफ पे करेंगे। अब जब श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे ये पेमेंट कर देती है, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया, उसकी जगह श्योरिटी ने पे कर दिया, तो अब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटीज श्योरिटी की तरफ कैसे हो जाएंगी? बिल्कुल क्रेडिटर की तरह। यानी कि पहले प्रिंसिपल डेटर था, क्रेडिटर को लायबल था कि वो पे करेगा। अब जब क्रेडिटर को श्योरिटी ने पे किया है तो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी क्रेडिटर से श्योरिटी पे शिफ्ट हो जाएगी। सेक्शन क्या कहता है? द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। इस बात का क्या मतलब है कि अब श्योरिटी क्रेडिटर की पोजीशन पे आ गया है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर लायबल था क्रेडिटर को, अब जब क्रेडिटर की जगह श्योरिटी ने ले ली है, श्योरिटी क्रेडिटर की जगह पर आ गया है, तो अब प्रिंसिपल डेटर लायबल है कि वो श्योरिटी को एज अ क्रेडिटर समझेगा और उसको फिर वो तमाम पेमेंट रीपे करेगा। पहले क्रेडिटर को करनी थी, अब किसको करेगा? अब श्योरिटी को। ये था सब्स्टिट्यूशन, मुतबादिल। क्या कहते हैं? गारंटी डेट था, डिफॉल्ट की प्रिंसिपल डेटर ने, श्योरिटी ने उसके बिहाफ पे किया। अब जब श्योरिटी ने किया तो श्योरिटी क्रेडिटर की पोजीशन पे आ गया है। अब प्रिंसिपल डेटर इज लायबल टू श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर अब श्योरिटी को एज क्रेडिटर समझेगा और उसको रीपे करेगा। सेकेंड राइट आता है हमारे पास, राइट टू इंडेमनीफाई। सेक्शन 145 में ये चीज एक्सप्लेन की गई। सेक्शन 145 का टाइटल क्या है? इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई। अब यहां ये इम्प्लाइड प्रॉमिस से क्या मुराद है? अगर हम सेक्शन 145 को देखें तो इंडेमनीफाई का क्या मतलब है? इंडेमनीफाई का लिटरल मीनिंग है मुआवजा देना, ठीक है, किसी को कंपनसेट करना। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के उसमें हम देखें कि बेस बनाकर इसको अगर हम देखें तो इंडेमनीफाई का मतलब क्या है? रीपे करना, पेमेंट वापस करना, जो श्योरिटी ने की थी उसको वो चीज वापस करना। लेकिन कैसे? इस सेक्शन में क्या कहा गया है? दैट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंडर देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंडर एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है। कैसे? कि प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में इम्प्लाइड प्रॉमिस है। कैसे? कि श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा। इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, कंडक्ट से शो हो रहा है। यानी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग देयर इज अ इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। अब इस केस में क्या होगा? जब इम्प्लाइड प्रॉमिस हो गया दोनों के दरमियान, नाउ प्रिंसिपल डेटर इज लायबल। तमाम लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के ऊपर आ जाती है। कैसे? दैट द श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी का राइट क्या आ जाता है? इंटाइटलमेंट क्या आ जाती है? कि वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करेगा। तो लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के ऊपर है। अब क्या चीज रिकवर करेगा? वट एवर सम ही हैज राइटफुली पेड, यानी कि कोई ऐसा सम जो उसने, कोई ऐसी रकम जो उसने राइटफुली पे की है, उसके लिए वो लायबल है कि वो श्योरिटी को रीपे करेगा। बट नो सम्स, अब यहां बात की गई है नो सम्स विच ही हैड पेड रॉन्गफुली। जो रॉन्गफुल पे किया है, जो रॉन्गफुल पेमेंट हुई है, उसके लिए लायबल नहीं है, सिर्फ राइटफुल पेमेंट के लिए लायबल है। अब सोचने वाली बात यह कि ये राइटफुल और रॉन्गफुल से क्या मुराद है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम बात क्या कर रहे थे? राइटफुली और रॉन्गफुली की। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए
और बी, ए इज द क्रेडिटर एंड बी इज द प्रिंसिपल डेटर, इन दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि ए बी को सप्लाई करेगा राइस की। बी ने ए से डिमांड की है कि तुम मुझे 2 लाख रुपीस के राइस सप्लाई करो। ये इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। किस तरह के? 2 लाख रुपए तक चावल उसे दोगे। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को कहता है ठीक है मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा, लेकिन तुम कोई श्योरिटी भी लेकर आओ। तो बी क्या करता है? सी एक थर्ड पर्सन को एज श्योरिटी लेकर आता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी विल पे दैट 2 लाख रुपीस। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि ए बी को राइस तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो उसे कम अमाउंट के राइस सप्लाई कर रहा है। लेट्स से 1,80,000 रुपीस के राइस सप्लाई कर रहा है और बी ने इसको ये पेमेंट करनी है, लेकिन बी डिफॉल्ट कर जाता है। बी ने ये पेमेंट नहीं की। अब इसकी जगह कौन पे करेगा? ऑब्वियसली श्योरिटी पे करेगा। ये तो सिंपल सी एग्जांपल है। श्योरिटी अब इसको पे करेगा, यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट आ गया है ए और सी के दरमियान, क्रेडिटर और श्योरिटी के दरमियान। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कि वो इसे 2 लाख रुपीस देगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था। लेकिन ए ने बी को जो राइस सप्लाई किए हैं वो 1,80,000 के किए हैं, लेकिन सी ने क्या किया है? ए को कितनी अमाउंट पे की है? 2 लाख रुपए की। यानी कि उसने राइस तो 1,80,000 के किए थे, उसने 1,80,000 देने के बजाय उसे 2 लाख रुपए पूरे के पूरे उठा के दे दिए। अब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट किसका आ गया? बी और सी का, यानी प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का। बी ने क्या किया है? अब क्या बी सी को 1,80,000 देगा या 2 लाख? तो बी क्या करता है? वो 1,80,000 रुपीज सी को देता है और कहता है चूंकि मुझे सप्लाई इतने पैसों की हुई थी, लिहाजा मैं तुम्हें ये पैसे रिटर्न कर रहा हूं। लेकिन यहां पर होता क्या है? सी बी को कहता है कि मैंने तुम्हारी जगह 2 लाख दिए, तुम मुझे 1,80,000 क्यों दे रहे हो? तो इसमें क्या बात हुई कि श्योरिटी सिर्फ राइटफुल पेमेंट के लिए लायबल होगा, वो रॉन्गफुल पेमेंट के लिए नहीं होगा। यानी उसने जो 2 लाख दिए वो रॉन्गफुल पेमेंट थी, लिहाजा वो इंटाइटल्ड नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड राइट्स आते हैं, राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। अब क्रेडिटर की तरफ श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं? तो हमने डिस्कस किया था कि एक ही राइट है, और वो राइट कौन सा है? राइट अगेंस्ट सिक्योरिटीज, राइट टू सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 145 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ सिक्योरिटी से क्या मुराद है? सिक्योरिटी की तरह के लिए क्या राइट है श्योरिटी का? सो सेक्शन 145 को अगर हम देखें तो सेक्शन 145 कहता है कि श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव or to the benefit of every security which the creditor has against principal debtor। यानी कि जो सिक्योरिटी क्रेडिटर को मिली है प्रिंसिपल डेटर के लिए, उसके लिए श्योरिटी इंटाइटल्ड है। लेकिन कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था। ए ने बी से डिमांड किया कि तुम मुझे कुछ पैसे लोन दो, उधार दो। लेट से 2 लाख रुपए उसने उससे मांगे हैं। ए कौन है? प्रिंसिपल डेटर, और बी है क्रेडिटर। बी उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम कोई सिक्योरिटी तो दो, कोई चीज़ मेरे पास है, सिक्योरिटी तो रखवाओ। तो बी क्या करता है कि वो अपना सोना ए के पास ए क्या करता है? बी के पास अपना सोना ए सिक्योरिटी रखवा देता है, और साथ ही एक श्योरिटी लेकर आता है तीसरा बंदा सी। अब सी ने ए की जगह पेमेंट करनी है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। होता क्या है कि बी और ए के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ए डिफॉल्ट कर जाता है। अब ए की जगह श्योरिटी बी को पेमेंट कर रहा है। अब हुआ क्या कि बी और ए का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, यानी क्रेडिटर को पेमेंट हो गई बाय सी। अब क्रेडिटर क्या करेगा? श्योरिटी को वो सिक्योरिटी वापस करेगा जो उसको प्रिंसिपल डेटर ने दी थी, बिकॉज अंडर सेक्शन 145 श्योरिटी इंटाइटल्ड है उस तमाम सिक्योरिटी के लिए जो क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर ने दी है। अब यहाँ ये बात याद रखने की है कि अगर श्योरिटी को उस सिक्योरिटी का नॉलेज है या नहीं, वो इंटाइटल्ड है, फिर भी उसका राइट है उस सिक्योरिटी को रिसीव करना।
लेकिन इसी सेक्शन में एक और बात की गई है कि अगर वो सिक्योरिटीज क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिटर्न कर देता है, उसे वापस कर देता है वो सिक्योरिटी, तो फिर श्योरिटी का राइट खत्म हो जाता है, श्योरिटी अपने राइट से डिस्चार्ज हो जाता है जब प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर श्योरिटी वापस कर देता है। तो ये था राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, दैट इज राइट टू श्योरिटीज। उसके बाद आता है तीसरा राइट, राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज, यानी कि को श्योरिटीज के अगेंस्ट श्योरिटी के क्या राइट्स बनते हैं। श्योरिटी के को श्योरिटीज के अगेंस्ट दो तरह के राइट्स हैं, दो सेक्शन इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आ गया राइट टू कंट्रीब्यूशन इक्वली, राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली अंडर सेक्शन 146 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये पहला राइट आ गया। सेकंड राइट आता है राइट टू कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट सम्स, अंडर सेक्शन 147 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली, इसका क्या मतलब है कि तमाम को श्योरिटीज इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। जब उन्होंने श्योरिटी ली तो उन तीनों की लाइबिलिटीज या जितने भी श्योरिटीज हैं उन तमाम की लाइबिलिटीज इक्वल होगी, सेम होगी जब उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी अमाउंट थी ₹30,000, लेट से उसमें हमारे पास तीन तरह को श्योरिटीज थी, लेट से ABC, तीन को श्योरिटीज हैं। इन को श्योरिटीज की लाइबिलिटी इक्वल आएगी, यानी कि तीनों 10,000 रुपीज़ पे करेंगी। जब इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि तुम्हारी लाइबिलिटी इतनी और तुम्हारी इतनी है, तो तब इनकी लाइबिलिटीज इक्वल होंगी। हर को श्योरिटी अपने उस इक्वल पेमेंट के लिए लायबल होगी। उसके बाद आता है सेक्शन 147, जिसमें क्या कहा गया, राइट टू कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट सम्स। इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों तमाम को श्योरिटीज के दरमियान अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेट से 3 को श्योरिटीज हैं और हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीस है, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है। उस सूरत में क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड हुआ है कि एक की लाइबिलिटी 25%, दूसरे की भी 25% और तीसरा 50% पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख हैं तो वह एक 50,000 दे रहा है, दूसरा भी 50,000 और तीसरा 2 लाख पे करेगा। ये इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो गया है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी लिमिटेशंस फिक्स कर दी हैं, तो फिर वो अपनी उस लिमिट के लिए लायबल होंगी। दे विल बी लायबल इक्वली फॉर द मैक्सिमम लिमिट्स फिक्स्ड बाय द को श्योरिटीज, यानी कि जितना कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख दिया वो उसी चीज़ के लिए लायबल होंगे। ये थे राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज, जिसमें वो एक इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे और एक था डिफरेंट सम्स में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन राइट्स ऑफ श्योरिटीज़ के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।